हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन की इस नई सीरीज में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जीके के बारे में। एक नई सीरीज है टॉप 20 सीरीज जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब जितने भी टॉपिक्स मध्य प्रदेश के करीब 25 से लेकर 30 टोटल टॉपिक्स एमपी के होंगे, उनमें हम जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उनको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। और एक और चीज़, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैप में सर आपने निवाड़ी को इंक्लूड नहीं किया, तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने निवाड़ी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ये है आपका निवाड़ी जिला। ठीक है। तो ये पार्ट 1 होगा और इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है। मतलब हम मध्य प्रदेश के सबसे पहले भूगोल को यहाँ पे बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो है वो हमारा आ चुका है। मध्य प्रदेश का करंट आउटलुक मार्च, फरवरी और जनवरी का। इसके अलावा 2019 का भी अवेलेबल है, 2018 का भी अवेलेबल है। जीव विज्ञान और जो विज्ञान है उसकी भी कंप्लीट एनसीईआरटी की समरी है। टेस्ट सीरीज भी सारी अवेलेबल हैं। एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई कांस्टेबल, सब इंजीनियर, सारे एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, एमपी जीके, एमपी करंट साइंस, तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे वीडियो को, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। लेकिन एट द लास्ट आपको ये पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा कि वीडियो कितना आपके लिए यूज़फुल रहेगा। जहाँ मैप की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम मैप को इंक्लूड करेंगे, और जहाँ जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। अगर हम मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना की बात करें, उसमें सबसे पहले प्राकृतिक प्रदेश की हमें बात करनी पड़ती है। जो नेचुरल रीजन्स कहलाते हैं उनकी हमें सबसे पहले बात करनी होती है। तो मध्य प्रदेश को 3 प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिनमें से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है। जो लगभग मध्य उच्च प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2/3 जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश का इसमें आता है। ये क्षेत्र आपका लगभग 2/3 हिस्सा ये है। बाकी हिस्सों में सतपुड़ा, श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार, जिसको बघेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम बाद में फिर बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश को आगे 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक आता है हमारा मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन नदी घाटी। ठीक है। इसके अलावा सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश जो है उसको भी प्रमुख रूप से वैसे तो 2 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, लेकिन कई बुक्स में 3 भी पार्ट लिखे हैं, जिनमें से एक राजपीपला श्रेणी है, एक ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी है, तीसरी होती है हमारी मैकल श्रेणी। तो जनरली कई किताबों में इस प्रकार से भी डिवाइड किया हुआ है कि सतपुड़ा श्रेणी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो एक सतपुड़ा श्रेणी हो जाती है और दूसरी आती है मैकाल श्रेणी। ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी को फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है, वो एक पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है। तो इस प्रकार से भी इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो वो आपको हम मैप में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमने आपको प्राकृतिक प्रदेश बताए, आपको ये समझ में आ गया होगा टोटल प्राकृतिक प्रदेश या टोटल भौतिक प्रदेश वो कितने हो जाएंगे मध्य प्रदेश में? 7 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे बात कर लें, वर्ष 2000 से पहले, ठीक है, 2000 में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश का एक बार फिर से पुनर्गठन हुआ था। तब मध्य प्रदेश में टोटल 9 प्राकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश हुआ करते थे। ठीक है। इनमें से 7 जो प्राकृतिक प्रदेश हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 जो प्राकृतिक प्रदेश हैं, ये भी आप एग्जाम में शायद नहीं आएंगे। एक महानदी बेसिन है, ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा प्राकृतिक प्रदेश वो था दंडकारण्य। ठीक है। दंडकारण्य के वन आपने सुना होगा। ये जो 2 हैं आपके कहाँ पहुंच गए? छत्तीसगढ़ में पहुंच गए। यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं तो 7 भौतिक प्रदेशों में एक जो हमने आपको जो ब्रॉड एक क्लासिफिकेशन बताया, उसमें से एक मध्य उच्च प्रदेश आता है। ये आपका है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश 2/3 हिस्सा रखता है, मैंने आपको पहले बताया। इसके आगे 5 पार्ट बनाए गए हैं, 5 डिवीजन किए गए हैं, जिनमें से एक मध्य भारत का पठार है, एक है हमारा बुंदेलखंड का पठार। ये पूरा जो हिस्सा है बुंदेलखंड का पठार आता है। यहाँ के जो आपको हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये है आपके उत्तर प्रदेश में आते हैं, हालांकि बुंदेलखंड ही है। दूसरा है हमारा मालवा का पठार। अगर मध्य उच्च प्रदेश में या मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो मालवा के पठार का ही है।
तो एक मध्य भारत का पठार हो जाएगा, एक बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा, यहाँ पर एक मालवा का पठार हो जाएगा, एक रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक नर्मदा सोन घाटी हो जाएगी, ये भी इसी में इंक्लूड रहता है। मैप थोड़ा सा उतना केवल आपको दिखाने के लिए है। तो इसकी अगर हम ज्यामिति की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो इसकी जो आकृति है वो ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार शेप में है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 2/3 आपको पता होना चाहिए कि मध्य उत्तर प्रदेश जो है वो 2/3 हिस्सा कवर करता है। दूसरा, इस ज्यामिति यानी कि स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रायंगुलर शेप में आपका ये हिस्सा आता है। दूसरा हिस्सा आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है ये पूरा जो हिस्सा है, यहाँ से ये बघेलखंड का पठार है और बाकी आपका जो हिस्सा है ये है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन नदी घाटी, हालांकि थोड़ी सी ऊपर से ये आपकी आती, मतलब लगभग ऐसा शेप इसका रहता है, यहाँ से आगे आती है। यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से किस तरीके से इसका जो डिवीज़न है वो हमने किया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अलग अलग श्रेणियाँ हैं। जैसे अगर हम यहाँ गुजरात से अगर बात करें, यहाँ पे आपको पता होगा मध्य प्रदेश 5 जो राज्य हैं उनसे घिरा हुआ है। यहाँ पर आपका क्या है, गुजरात है। तो गुजरात से आपका ये स्टार्ट हो जाता है सतपुड़ा श्रेणी, वो आपकी मध्य प्रदेश में यहाँ पे आती हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि एक पूर्वी श्रेणी, एक पश्चिमी श्रेणी, तो पश्चिमी श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक रहती है। इसके बाद फिर यहाँ आगे तक आपका जो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी रहती है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी मैकल श्रेणी रहती है। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मध्य प्रदेश जो है उसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति क्या है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं देशांतर के बारे में, ठीक है, तो देशांतर अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में करीब 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पे सबसे आखिरी जो जिला है वो सिंगरौली है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी पॉइंट है वो कौन सा है, सिंगरौली है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कौन सा है, अलीराजपुर जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो 82.48 डिग्री या 82 डिग्री 48 मिनट इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जिला है आपका वो आता है मुरैना, जो आपका उत्तर में आखिरी जिला होता है। यहाँ इसकी जो स्थिति है वो है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर आपका नीचे यहाँ पे बुरहानपुर आखिरी छोर आता है हमारा, कहाँ पर, साउथ में, दक्षिण में। तो इसकी जो स्थिति है वो है 26 डिग्री 30 मिनट। ये बहुत जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये भी आपका एक भूगोल का ही हिस्सा होगा। आगे हम बात कर लेते हैं, ये एक ब्रॉड मैप है इसका, आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। प्रमुख रूप से देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऊपरी जो हिस्सा आपको दिखा रहा है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ घास के मैदान हैं एक्चुअल में। देखिए, जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे घास के मैदान भी होंगे। ठीक है, जैसे घास के मैदान ज़्यादातर या मैदान जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मैदान वहाँ पर रहते हैं जहाँ से नदियाँ जो हैं वो उनका जो फ्लो होता है वो बिल्कुल कम होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प फ्लो उनका नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो नर्मदा नदी यहाँ पर आपकी फ्लो होती है, तो यहाँ पे ये होशंगाबाद के मैदान ही बनाती है। ठीक है, तो अब चूंकि मैदान है तो उसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो सबसे कम होगी। ठीक है, तो मैप में जो आपको जितना ज़्यादा ग्रीन हिस्सा दिखाई दे रहा है उसकी जो ऊंचाई है वो उतनी ही ज़्यादा कम है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से कलर तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें महाद्वीप की पहाड़ियाँ, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये महाद्वीप की पहाड़ियाँ, जहाँ पर आपका मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है धूपगढ़ की चोटी, जिसको हम कहते हैं, करीब 1350 मीटर के समथिंग ये आपकी है। ठीक है, और ये यहीं पर ये हिस्सा है। और ये जो आपको ऊंचाइयाँ दी गई हैं इस मैप में, ये एवरेज ऊंचाइयाँ जो हैं वो इसकी दी गई। पीला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है, जो बिल्कुल हरा हिस्सा है उसकी जो ऊंचाई है वो बिल्कुल समुद्र तल से बिल्कुल कम है, 0 है। ठीक है, तो ये पूरा एक मैप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मालवा का पठार है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, या बुंदेलखंड के पठार की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये जानना भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये समझना है ये मालवा का पठार है। मालवा के पठार के अगर हम यहाँ ऊपर बात करते हैं, उत्तर में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है आपकी अरावली पर्वत,
ये राजस्थान जो है आपका अरावली पर्वत है। और अगर हम यहाँ पे मालवा के पठार का जो ये आखिरी हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आखिरी हिस्सा कौन सा होगा, पश्चिमी हिस्सा, ये आपका लगभग होगा, थोड़ा बहुत उत्तरी हिस्सा भी इसमें कवर हो जाता है। तो मालवा के पठार का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है वो अरावली पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही हिस्सा है जहाँ पर आपका अरावली पर्वत आता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो नॉर्थ में यहाँ पर क्या है आपका, मध्य भारत का पठार है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो रीवा पन्ना का पठार है, ये क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम दक्षिण में बात करते हैं तो नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है, यहाँ पर आपका अरावली पर्वत है या गुजरात है। ये मालवा के पठार की लोकेशन आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। दूसरी अगर हम इसी प्रकार से जो हिस्से हैं उनकी भी अगर लोकेशन की बात करें तो इसी तरीके से आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जैसे अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की, बुंदेलखंड का पठार है, ये जो हिस्सा है ये कहाँ पर आता है आपका, उत्तर प्रदेश में आ जाता है। यहाँ पर आपका रीवा पन्ना का पठार है, ये यहाँ पर मालवा का पठार है, ये मध्य भारत का पठार है। तो ये लोकेशन जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कहाँ पे क्या है। यहाँ पर आपकी अगर बात करते हैं यूपी की, तो यहाँ पर आपके गंगा यमुना के जो मैदान है वो आपके यहाँ पर आते हैं बुंदेलखंड के पठार के पास में, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से इसको करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले विंध्य पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है। विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्यांचल पर्वत श्रेणी ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो हम आगे भी बात करेंगे कि जो मालवा का पठार है वो अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्यांचल पर्वत श्रेणियों के मध्य में है। मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्यांचल पर्वत श्रेणी के मध्य में मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है, तो आपको बताना पड़ेगा मालवा का पठार। लोकेशन एग्जाम में इस तरीके से कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसी का जो आखिरी हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये भांडेर का पठार। यहीं पे आपकी कुछ ऐसी जो चोटियां हैं वो है, मतलब जो पूर्वी हिस्सा है वो भांडेर का, मतलब ये पठार तो है, यहाँ पे भांडेर पर्वत के नाम से इस हिस्से को जाना जाता है। विंध्यांचल पर्वत का पूर्वी हिस्सा है। पश्चिमी हिस्सा कहाँ पर होगा आपका, यहाँ इस तरफ होगा मध्य प्रदेश में, ये होगा आपका पूर्वी हिस्सा। ये दमोह का पठार है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर विदिशा का पठार है, खिचीवाड़ा पठार है। ये नाम तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। एक कजारदा पठार है, ठीक है, एक सौंदबाड़ा का पठार है। ये सारे पठार हैं मध्य प्रदेश के छोटे छोटे बड़े बड़े पठार, ठीक है। असीरगढ़ की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ये होशंगाबाद के मैदान हैं। ये आपका बड़वानी की पहाड़ियां हैं, ये मछवाई की पहाड़ियां हैं, ये बैतूल का पठार है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी जो लोकेशंस हैं वो पता होना चाहिए कि कौन सा पठार जो है वो मध्य प्रदेश में किस तरफ है। कैमूर की पहाड़ियां आपकी यहाँ पर है। मैकाल का पठार जो है वो आपका यहाँ पर है। ये मैकाल पर्वत श्रेणी आपकी यहाँ पर है। मैंने आपको पिछला जो मैं बताया था उसमें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर सोनपार की पहाड़ियां। तो प्रमुख जो चीजें हैं वो आपको पता चल गई होंगी। यही जो विंध्यांचल पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है अमरकंटक, ठीक है, ये ध्यान रखें। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तो ये महादेव की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर है धूपगढ़ की चोटी, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की एक्चुअल में करीब 7 शाखाएं हैं, जिनमें से जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये बड़वानी की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, ये कालीभीत की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, ये सारी जो हैं ये आपकी सतपुड़ा पर्वत की ही अलग अलग शाखाएं हैं। और टोटल अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की तो करीब 1120 किलोमीटर जो है पूरी इसकी विस्तार है, इसका पूरा विस्तार है, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत इतना आपको पता होना चाहिए। नर्मदा नदी के पैरेलल जाता है, नर्मदा नदी के समानांतर ये आपका जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत आपका इधर हो ही जाएगा, तो ये भी आपका मालवा का जो उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र है वो इसमें आपका आ जाता है। दूसरी बात करते हैं, ये अमरकंटक पर्वत मैंने आपको बता ही दिया है। महादेव और महकल की श्रेणियाँ जो हैं वो आपकी ये हो जाएंगी। तो इतने जो पर्वत हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस की। तो पहला जो क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले बता दिया आपको, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है बघेलखंड का पठार,
आप लोकेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि इधर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बघेलखंड का पठार तो यहाँ पर है। नर्मदा सोन घाटी ये है आपकी, तो यहाँ पर आपका ये है नहीं। मालवा का पठार बिल्कुल सही, ये आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर जो हिस्सा है इसका उत्तरी पश्चिमी जो हिस्सा है मालवा पठार का, वहां पे अरावली पर्वत श्रेणियां फैली हुई है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर मालवा का पठार। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अरावली पर्वत जो है आपका यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इस मैप में भी आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? तो देखिए, ये जो पठार है आपका, जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है, वो है आपका मालवा का पठार। ठीक है, कौन सा है आपका? ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से जिसका निर्माण हुआ है, वो है हमारा मालवा का पठार। ठीक है, ये आपको पता होगा जो दक्कन ट्रैप आपका होता है, जैसे आपने देखा होगा दक्कन का जो पठार है, पूरा का पूरा दक्कन का जो पठार है वो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ठीक है, वो जब ठंडा हो जाता है तो वो ही जाके दक्कन का पठार आपका पूरा बनाता है। और मालवा का पठार का अगर हम बात करते हैं तो नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, मालवा के पठार का जो नीचे वाला हिस्सा है, आप अगर इस मैप में देखें, ये जो पूरा यहाँ पर हिस्सा जो इसका बना हुआ है, ये जो नीचे का हिस्सा, ये दक्कन ट्रैप की जो शैलें हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और दक्कन ट्रैप की जो शैलें हैं या दक्कन का जो पठार है वो किससे बना हुआ है? वो ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावे से बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि अब एमपी जीके का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब ये प्रश्न इस तरीके से एग्जाम में आपके बन सकते हैं। देखिए, धारवाड़ जो चट्टान होती है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इसका नाम किसने रखा था, धारवाड़ नाम क्यों रखा था और किसने रखा था और ये कहाँ है? देखिए, कर्नाटक में इसकी खोज हुई थी सबसे पहले। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक का जो धारवाड़ जिला है, ठीक है, वहां पर इनकी खोज की गई थी। ब्रुसफुट जो थे, ठीक है, उन्होंने इसका नाम रखा था धारवाड़। और यही रीजन यही है कि धारवाड़ क्यों कहा गया, क्योंकि ये कहाँ पर था? आपका धारवाड़ जिले में था। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें उनको मतलब जीवाश्म रहित होती हैं। सबसे पहली चीज तो ये जान लो कि जीवाश्म रहित ये चट्टानें आपकी होती हैं। दूसरी चीज क्या है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनको आगे भी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से एक चिल्पी क्रम होता है, चिल्पी क्रम की चट्टानें होती हैं। दूसरी होती हैं सकोली क्रम की चट्टानें, ठीक है, और तीसरी जो चट्टानें होती हैं उनको बोलते हैं सौंसर क्रम की चट्टानें या सौंसर सीरीज। ठीक है, अब जो हम अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सौंसर क्रम की जो चट्टानें होती हैं, सौंसर सीरीज जो होती हैं, वो हमारी महाराष्ट्र का जो नागपुर है वहां से लेकर मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है वहां तक एक पट्टी के रूप में ये हैं। ठीक है, और अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये शैल समूह को बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है, शैल समूह जो है अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, मैं आगे इसका एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप ये मान लीजिए कि आपको मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कौन सी मिट्टी कहाँ है, और दूसरी जो मध्य प्रदेश में खनिज, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सौंसर सीरीज की, तो इनमें प्रमुख रूप से जो खनिज पाए जाते हैं वो हैं अभ्रक, ठीक है, एक शिष्ट होता है आपका, एक संगमरमर होता है, संगमरमर, ठीक है, और मैग्नीज। तो आपको पता है कि बालाघाट और छिंदवाड़ा जो हिस्से हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर आपका मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, दूसरी मैं आपको बता दूं कि जो सकोली क्रम की चट्टानें हैं इनका प्रमुख रूप से जो विस्तार है वो जबलपुर जिले में, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। ठीक है, और इनमें ही प्रमुख रूप से जो सबसे अच्छी कोटि का जो संगमरमर होता है वो इसमें
पाया जाता है। हालांकि अभ्रक, शिस्ट, डोलोमाइट ये सारी चीजें भी सकुली क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। कहाँ पर है आपका जबलपुर में। ध्यान रखें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्पी क्रम जो है आपका, या चिल्पी सीरीज जो है आपकी, इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है, और मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, और मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा है, प्रमुख रूप से यहाँ पर इनका विस्तार है। तो आप समझ गए होंगे कि धारबाड़ क्रम की जो चट्टान है वो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कहाँ, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है। और चिल्पी क्रम की जो चट्टानें होती हैं इनके अंदर फाइलाइट, क्वार्टजाइट और आपका ग्रीनस्टोन और मैग्नीज, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, मैग्नीज। तो ध्यान रखें, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मैग्नीज है वो किस क्रम की चट्टानों में पाया जा रहा है, धारबाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जा रहा है। किन में चट्टानों में पाया जा रहा है, चिल्पी क्रम में और सौंसर में। दूसरी चीज, संगमरमर जो है वो आपका कहाँ पर पाया जा रहा है, जबलपुर में। क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर सकुली क्रम की चट्टान है। ठीक है, कुछ हिस्सा संगमरमर का यहाँ पे भी पाया जाता है, लेकिन उतना ज्यादा यहाँ पर नहीं मिलता है। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारबाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, छिंदवाड़ा। बैतूल और शहडोल में ज्यादा हिस्सा इन सीरीज का नहीं है। प्रमुख रूप से कहां पर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर में। आगे हम बात करते हैं पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है। तो देखिए, पन्ना जो हीरे की खदानें हैं पन्ना की, वो प्रमुख रूप से जो कुडप्पा क्रम होता है, ठीक है, कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनमें पाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनको दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक होता है बिजावर क्रम की चट्टानें, और जो दूसरी होती हैं वो होती है ग्वालियर उपक्रम चट्टानें। ठीक है, तो इसमें जो बिजावर क्रम की चट्टानें होती हैं इनका जो विस्तार है वो पन्ना और छतरपुर में है। ठीक है, और आप समझ गए होंगे कि बिजावर क्रम की चट्टानों में क्या मिल रहा है आपको, हीरे की खदानें मिल रही हैं। यही रीजन है कि पन्ना और छतरपुर में प्रमुख रूप से आपका क्या मिलता है, हीरा मिलता है। तो ये है इसका खनिजों को समझने का सिस्टम कि आपको अगर कुडप्पा क्रम की चट्टानों में हीरा मिल रहा है, कुडप्पा में भी किस में मिल रहा है, जो बिजावर सीरीज है उसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, हालांकि बलुआ पत्थर और जो क्वार्ट्जाइट चट्टानें हैं उनका जो निक्षेपण है वो इस प्रकार की सीरीज में, मतलब बिजावर सीरीज में पाया जाता है। और इनके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, बलुआ पत्थर और क्वार्ट्जाइट चट्टानों के निक्षेपण के ऊपर चूना पत्थर का जो जमाव है वो इसमें पाया जाता है। और इन चट्टानों की जो परतें बन जाती हैं, जो परतें जो बनती हैं इनके भीतर, इन परतों के बीच में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। वही बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं इनके अंदर ही आपका हीरा जो है वो मिलता है। दूसरा इसका है ग्वालियर। तो ग्वालियर उपक्रम का जो है आपका प्रमुख रूप से ग्वालियर के आसपास की जो रीजन है वहां पे पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, ग्वालियर। इनमें प्रमुख रूप से जो आपका बलुआ पत्थर है वो मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, और बेसाल्ट लावा जो होता है उसके निक्षेपण इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत इस पर नहीं। आगे हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनी। तो देखिए, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में अगर हम सत्य कथन की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। हम आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं। दूसरी चीज क्या है, इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियां हैं। तो ये भी हमने देख लिया है कि राजपीपला की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर हैं, यहाँ पर। ये जो हिस्सा है राजपीपला की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा है, और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। तो देखिए, नर्मदा नदी जो है आपकी, अगर यहाँ पे बात करें, ये नर्मदा नदी आपकी गई है। ठीक है, तो कहाँ पर, दक्षिण में है। बिल्कुल सही है, दक्षिण में है। और कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पश्चिम से लेके पूर्व तक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। देखिए, हम पहले मैप में देख लेते हैं। मध्य भारत का पठार हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये है। तो मध्य भारत का पठार, अच्छा एक चीज और ध्यान रखें, ये जो हिस्सा है कौन सा जिला है, ये जो जिला है आपका नीमच जिला है। नीमच जिला कई कई किताबों में लिखा हुआ है कि मध्य भारत के पठार में नहीं, मालवा में आता है। तो ये गलत है। नीमच कहाँ पर है, नीमच मध्य भारत के पठार का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए, जो श्योपुर है वो आ जाएगा, मुरैना आ जाएगा, थोड़ा बहुत हिस्सा भिंड का आ जाएगा। तो ये सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, भिंड
दूसरा हिस्सा क्या है मध्य भारत के पठार का? ग्वालियर। यहाँ पर आपका बीचों बीच ग्वालियर है। यहाँ पे आप देख लेते हैं तो दतिया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर शिवपुरी है, फिर इस तरफ आपका गुना है, इस तरफ अशोकनगर है। तो गुना और अशोकनगर के ज़्यादातर जो हिस्से हैं वो मालवा के पठार में आते हैं। और अगर हम यहाँ पे अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर के ज़्यादातर हिस्से जो है बुंदेलखंड के पठार में और मालवा के पठार में आते हैं। तो यहाँ पर इंदौर ही एक ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है। इंदौर कहाँ है? यहाँ है इंदौर की लोकेशन। मतलब इंदौर किस पठार पे आ रहा है? मालवा के पठार पे आ रहा है। अगला है सर्वाधिक खनिज जो है वो कौन से चट्टान समूह से मिलते हैं? तो यहाँ पे हम खनिजों की अगर बात कर लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आपका एमपी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सर्वाधिक खनिज की बात करी जा रही, तो जो धारबाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं हम आपको बता ही चुके हैं कि इनमें खनिज मिलते हैं। हालांकि आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं वो भी खनिज की दृष्टि से समृद्ध हैं, लेकिन धारबाड़ क्रम की जो चट्टान है उनमें सबसे ज़्यादा खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की, कर्नाटका की जो कोलार की खदानें हैं, कोलार खदानें हैं, कोलार खदानें किस चीज़ की खदानें? अभी एग्जाम में एमपीपीएससी में 2019 का जो हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो कोलार की जो खदानें हैं वो कहाँ पर हैं? आपकी कर्नाटका में है। और ये किसकी खदानें हैं? सोने की खदानें, ध्यान रखें। तो सोना हो गया आपका, या लोहे अयस्क हो गया आपका, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, अभ्रक हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो धारबाड़ क्रम की चट्टानों में मिलती हैं। तो खनिज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो रिच धनी जो चट्टान समूह है वो कौन सा है? धारबाड़। अगला प्रश्न है, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के मैप की बात करें तो मध्य प्रदेश के मैप में सीधी सिंगरौली ये कहाँ पर है? आपका ईस्ट में है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ हमारा? झाबुआ। तो झाबुआ जो है ये हमारा कहाँ पर है? वेस्ट में, झाबुआ अलीराजपुर। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ है आपका सिंगरौली और यहाँ है आपका लगभग झाबुआ। दोनों की लोकेशन अगर देखें तो देखिए, सिंगरौली जो है वो टच करता है हमारी जो 82.5 डिग्री की जो टाइमलाइन होती है, ठीक है। ये कहाँ से निकली है? इलाहाबाद के नैनी से निकली हुई है, ठीक है। मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो हमारे यहाँ का वो यहीं से मेजर किया जाता है। तो ये सिंगरौली से, बिल्कुल सिंगरौली से लास्ट में टच करते हुए निकली हुई है। तो 82.5 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो गया। सीधी बात करें तो लगभग ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होगा। हम एक ऑन एवरेज 82.5 के आसपास मान लेते हैं कि सीधी का जो ये स्थिति है देशांतर की वो लगभग इतनी ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज इसमें नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 74.9, मतलब 74 डिग्री 9 मिनट। तो हम इसको लगभग 74 मान लेते हैं। ये लोकेशन हो जाती है हमारी सबसे आखिरी पश्चिमी बिंदु की मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो लगभग 74 जो है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इतना जो है वो हमारा होगा। 74-75 मान लीजिए, जितना भी आपको मानना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्योंकि उससे नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए हुआ समझना क्या है, यहाँ पे 1 घंटा दिया हुआ है, एक दिया हुआ आधा घंटा, ठीक है। तो अब इसको समझना है। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस आ रहा है? अगर हम इसको 82 ही मान लेते हैं और इसको हम 74 मान लेते हैं तो 82 माइनस 74 कितना आता है? 8 डिग्री का अप्रॉक्सीमेट जो चेंज है वो आता है। अब हमें पता है कि जो अर्थ है, अर्थ का जो रोटेशन है वो 360 डिग्री का रोटेशन होता है। ये कितनी देर में होता है? ये 24 घंटे में होता है। तो अगर हम 1 डिग्री के रोटेशन की बात करें तो 24/360 घंटे में ये 1 डिग्री रोटेशन इसका होगा। अगर मैं क्या करूं, इसको मिनट में चेंज कर लूं तो 24/360 आपका घंटे बनेगा, इसमें मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या बन जाएगा हमारा? मिनट बन जाएगा। तो यहाँ हम 6 से इसको काट लेते हैं, 6 टाइम्स, ये 6 से 4 टाइम्स, मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट बनते हैं आपके? 4 मिनट। मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेशन होता है। 24 घंटे में अगर 360 डिग्री रोटेशन होता है तो 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेशन होता है। अब मुझे पता है यहाँ पर कि इन दोनों का जो रोटेशन का सिस्टम है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 8 डिग्री का बन रहा है। तो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट होता है तो 8 डिग्री में कितने मिनट का होगा? 32 मिनट का होगा, ठीक है। मतलब करीब करीब आधा घंटे का डिफरेंस आ रहा है।
ठीक है, अब आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप निकाल लोगे फिर उससे करोगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 28 मिनट समथिंग से लेके 32-33 मिनट समथिंग, इससे ज़्यादा का चेंज नहीं आएगा। तो ये तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि ये दो ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे। दूसरी चीज़ क्या है, ये ऑप्शन है सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। तो अब ये हमें यहाँ पे समझना है। तो देखिए, अगर हम इंटरनेशनल जो टाइम है हमारा IST, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो होता है हमारा, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम ईस्ट से लेके वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात समझ लो कि अगर ईस्ट से लेके अगर हम वेस्ट जा रहे हैं तो जो टाइम होता है वो बढ़ता है, ठीक है, टाइम बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई लोकेशन है, उस लोकेशन पे 5 बज रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई लोकेशन है तो उस पर कितने बजे होंगे, 5:30 बजे होंगे। ये डिफरेंस, मतलब अगर 5 बजे यहाँ पर सूर्योदय होता है तो 5:30 बजे यहाँ पर सूर्योदय होगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो सीधी है वो यहाँ पर है, ईस्ट में है, और झाबुआ आपका यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर 5 बजे सूर्योदय हुआ है तो यहाँ पर कितने बजे होगा, 5:30 बजे होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया है उसको, बाकी आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपरदन उत्तरदायी है। तो यहाँ पे हम बात करें तो चंबल घाटी जो है उसमें जो अपरदन होता है, आपने देखा होगा वहाँ पे रिवाइंस बने हुए हैं, ठीक है, तो ये अवनालिका अपरदन या गली अपरदन इसको कहा जाता है, ठीक है, गली इरोजन, ठीक है। पेड़ नहीं है तो पेड़ नहीं है तो नदियाँ जो होंगी वो मिट्टी का कटाव करती हैं, ठीक है। तो अवनालिका प्रकार का जो अपरदन होता है वो वहाँ पर बनता है, वहाँ पर बड़े बड़े खड्ड का निर्माण जो है हुआ है। ये इस बार MPPSC में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। MPPSC 2019 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी घाटी, मतलब कौन सी नदी है जो रिवाइंस बनाती है, ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न था, ठीक है। तो ये गली अपरदन होता है, ठीक है, अवनाल का अपरदन इसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो हमने देखिए आपको पहले ये क्वेश्चन बता दिया था कि यहाँ पे आपकी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं आपकी ये है। तो अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा पठार आ जाता है आपका, मालवा का पठार यहाँ पर आपका आ जाता है। तो ये क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो इसको भी हम मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, भिंड, सतना, शिवपुरी और श्योपुर। यहाँ पर आप देखिए ये लाइन जो है ये मतलब स्टेट को मतलब डिवाइड कर रही है। यहाँ से राजस्थान आ गया, यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश आ गया। तो आपका जो श्योपुर है वो ये जो एरिया है ये आपका श्योपुर है। फिर यहाँ से थोड़ा मुरैना लगता है, फिर यहाँ पे भिंड लगता है। तो यहाँ पर देखिए श्योपुर जो ऑप्शन आ रहा है वो उत्तर प्रदेश से टच नहीं कर रहा है। बाकी भिंड जो है आपका उत्तर प्रदेश से टच करेगा। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो सतना की सीमाएं उत्तर प्रदेश से टच करती हैं, शिवपुरी है, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये जो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा आपको ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो सही आंसर इसका है वो क्या हो जाएगा, श्योपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं। तो मध्य प्रदेश का कौन सा भाग है जिसमें सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सतपुड़ा, ठीक है। क्योंकि मैप में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो महादेव की पहाड़ियां हैं ये किस में आती हैं, सतपुड़ा श्रेणी में। कालीभीत हो गया आपका, ठीक है, और आपका असीरगढ़ की पहाड़ियां हो गई, बड़वानी पहाड़ियां हो गई, मछवाड़ पहाड़ियां हो गई, ये सारी जो पहाड़ियां हैं ये किस में आती हैं, सतपुड़ा श्रेणी में आती हैं। तो महादेव की जो श्रेणियां हैं यहाँ से आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि ये जो हिस्सा है ये 900, इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 900 के समथिंग होगी, ठीक है, 900 मीटर की समथिंग होगी। और यहीं पर आपकी 1350 मीटर पर कौन सी, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा भाग है, सतपुड़ा भाग है जिसमें सबसे ऊंची ऊंची पर्वत है। एक और चीज आप जान लो कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है, मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। दूसरा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा पठार है वो हो जाएगा बघेलखंड का पठार, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज,
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि मालवा का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो सिगार चोटी जो है वो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और करीब 881 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रख लो। राज्य का सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो ये जो नर्मदा सोन घाटी है ये आपका राज्य का सबसे निचला स्थान है। तो आप ये समझ गए होंगे। देखिए होशंगाबाद के मैदान है, ग्रीन कलर से बना हुआ है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ छप गई होगी। ये जो हिस्सा है ये सबसे नीचे जो है वो मतलब निचला स्थान जो होगा वो नर्मदा सोन नदी घाटी होगी या नर्मदा घाटी होगी। आगे बात करते हैं नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो नर्मदा घाटी की हम बात कर लेते हैं। ये है आपकी नर्मदा नदी घाटी। तो नर्मदा नदी घाटी यहाँ पर ऊपर हमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिख रही है, यहाँ पर नीचे आपको सतपुड़ा श्रेणी दिख रही है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ठीक है ध्यान रखें, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इसका जो मतलब गठन जो है वो कब किया गया था। इसका गठन किया गया था 1985 में। ध्यान रखिए 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रृंखला की बात करी जा रही है तो आपको लगेगा खंडवा हो गया, आपका छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया और हरदा हो गया। चारों के चारों जो हिस्से हैं वो बिल्कुल यहाँ पर नीचे हैं, मतलब सतपुड़ा के आसपास ही आते हैं। लेकिन एक जो हिस्सा है मध्य प्रदेश के मैप में थोड़ा सा ऊपर है। मतलब कहाँ पे है, ऊपर बोलता हूँ मतलब मैप में, इसका मतलब नॉर्थ साइड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे खंडवा, खरगोन, ये जो सारे एरिया है सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है उसमें आपकी मतलब आ रही। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, सतपुड़ा मैकल श्रेणी अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें हरदा इंक्लूड होगा, लेकिन अगर सिर्फ सतपुड़ा श्रृंखला आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें हरदा इंक्लूड नहीं होना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा तीनों आपके किस में आ जाएंगे, सतपुड़ा श्रृंखला में आ जाएंगे, लेकिन आपका जो हरदा है वो सतपुड़ा श्रृंखला में नहीं आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो पठार है कौन सा पठार है, मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार को ही दो भागों में विभाजित करती है। साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश को भी ये दो भागों में डिवाइड करती है। चलिए एक क्वेश्चन कमेंट करके बताएं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये शहडोल से एंटर करती है, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर। पहले शाजापुर हुआ करता था लेकिन अब शाजापुर नहीं, अभी कहाँ से निकलती है, आगर से निकलती है, राजगढ़, उज्जैन और रतलाम। ठीक है, कितने जिले हैं, 14 जिले हैं जहां से होकर आपकी कर्क रेखा निकलती है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जलद विभाजक का कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो मैप में इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ आपकी जो सोन नदी यहाँ पर जाके यहाँ से मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी जो यमुना नदी है वो यहाँ से आती है आपकी, यहाँ पर गंगा मिल जाती है। तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये हैं आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ। तो कैमूर की पहाड़ियाँ ही हैं जो इनके बीच में जलद विभाजक का कार्य जो है वो करती है। तो ध्यान रखें कैमूर जो है ये जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी का कौन सा पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखें विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी, इस तरफ पश्चिम है और इस तरफ आपका पूर्वी हिस्सा है। अगला प्रश्न है चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि चंदेरी जो है वो अपनी सीमाओं को कहाँ कहाँ से बांटता है। चंदेरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका चंदेरी अशोकनगर जिले में। तो ऊपर जो है यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार में आता है और नीचे की तरफ से कहाँ पर आता है, मालवा में आता है। तो मालवा और बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, इन दोनों में ये अपनी सीमाओं को जो है वो बांटता है। दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, मध्य भारत का एक समय पर मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है वो चंदेरी हुआ करता था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ था और कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है, ये है आपका मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए भी फेमस है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सातों प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में। तो मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी तीनों है। पश्चिमी पठार जो है वो प्राकृतिक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का नहीं है। ये सारे सातों जो है आपके प्राकृतिक प्रदेश, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकल, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो ये आपके सातों हिस्से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? तो सिंधु गंगा के मैदानों की अगर एक छोटी सी बात कर लेते हैं, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये सिंधु गंगा के मैदानों में नहीं हो सकते। ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? नॉर्थ साइड में, मतलब ऊपर की साइड में। और सिंधु गंगा की अगर बात करें, सिंध गंगा है ये, एक्चुअल में सिंध गंगा के जो मैदान है, यहाँ से आपकी गंगा जा रही है, यहाँ से आपकी यमुना जा रही है, आगे से जाके यमुना गंगा में, मतलब गंगा जाती है, यमुना जाके उसमें मिल जाती है, यहाँ से सोन नदी उसमें जाके मिल जाती है, और ये है आपका ग्वालियर। तो मैदान जो है वो हिस्से में आपका ऊपर वाला जो मुरैना वाला, ग्वालियर वाला जो हिस्सा है वो सिंध गंगा के मैदानों में आपका आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये MPPSC में जहाँ तक मुझे याद है पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है। तो देखिए, भारत के भौगोलिक केंद्र का जो गांव है, एक्चुअल में ये 2016 का ही क्वेश्चन है। 2016 में किसी एग्जाम में पूछा गया था व्यापम में। तो इसका जो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जबलपुर के पास एक करौंदी करके एक गांव है, एक ढीमरखेड़ा तहसील है। ठीक है, हालांकि अब ये पहले जबलपुर में थी, अभी कटनी में आ चुकी है। ध्यान रखें, कटनी जिले में ये है। ठीक है, तो जबलपुर यहाँ पे गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से, पुराना डेटा इन्होंने उठा के इसमें रख दिया है। तो ये कटनी के पास करौंदी है। अगर ऑप्शंस के हिसाब से माने तो देवास से दूर है, बैतूल से दूर है। ठीक है, तो जबलपुर के पास में ही ये पड़ेगा। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि आता किसमें है? कटनी जिले में आता है। और 1956 में अगर आपने नाम सुना हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने इसके लिए एक रिसर्च जो है वो करा था। और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसके संस्थापक थे SP चक्रवर्ती। इन लोगों ने, मतलब इनकी लीडरशिप में, SP चक्रवर्ती की लीडरशिप में एक्चुअल में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें। तो राम मनोहर लोहिया मतलब मेन इसके सूत्रधार थे। तो इन्हीं के नाम पर इस करौंदी गांव को मतलब नाम दिया गया है मनोहर गांव। ठीक है, ध्यान रखें, मनोहर गांव। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो गाइस, ये पूरा था हमारा, करीब 20 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस करे हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। मध्य प्रदेश का भूगोल जो है वो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आपको समझ में आया है कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको समझ में आया है या अभी और भूगोल समझने की रिक्वायरमेंट आपको है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।